नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम कर रहे हैं आरईएस प्रीलिम्स 2023 की प्रिपरेशन, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की पॉलिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नागरिक अधिकार पत्र यानी कि सिटीजन चार्टर। तो चलिए शुरू करते हैं सिटीजन चार्टर। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो नागरिक अधिकार पत्र हैं ये क्या है और क्यों लाया गया है। देखो, नागरिक अधिकार पत्र एक दस्तावेज है जिसके अंतर्गत कोई सरकार या कोई भी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेवाओं का जिक्र करता है कि वो अपने ग्राहकों को या फिर देश की बात करें तो वो अपने नागरिकों को किस प्रकार की सेवाएं देगा और उन सेवाओं के बारे में पूर्ण जानकारी होती है कि किस प्रकार की सेवा होगी और शिकायत निवारण कैसे होगा। ये सारी जानकारी उस दस्तावेज में दी जाती है, उसी को नागरिक अधिकार पत्र कहा जाता है। अब बात करें कि ये क्यों लाया गया है, तो मैं बात करूँ कि हमारे संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जिसको हम डीपीएसपी के नाम से जानते हैं, उसमें एक आर्टिकल है, आर्टिकल 38 यानी कि 38। इस 38 में ये लिखा हुआ है कि ये सरकारों की जिम्मेदारी होगी कि लोक कल्याणकारी राज्य बनाना। यानी कि जब हम आज़ाद हुए थे तब हमारे संविधान में आर्टिकल 38 डाला गया था और उस 38 में ये कहा गया था कि इन फ्यूचर में जब रिसोर्सेस यानी कि जो जितने भी गरीब लोग हैं उन गरीब लोगों का विकास करना और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना सरकारों की जिम्मेदारी होगी। तो सरकारें उस लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए ही अलग अलग प्रकार की स्कीम्स लेकर आती है। तो नागरिक अधिकार पत्र भी उसी की ओर एक कदम है। तो आई होप कि इसका जो बैकग्राउंड है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम बात करें कि नागरिक अधिकार पत्र की जो स्थापना है यह सबसे पहले दुनिया में कौन लेकर आया और कब लेकर आया। तो सबसे पहले लेकर आए ब्रिटेन के अंदर एक व्यक्ति थे जिनका नाम है जॉन मेजर। 1991 में लेकर आए। 1991 में जॉन मेजर द्वारा ब्रिटेन में पहला नागरिक अधिकार पत्र लेकर आए। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि वो कौन सी सरकार थी जिसने सबसे पहले नागरिक अधिकार पत्र को अपनाया, तो वो थी कंजर्वेटिव पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन की सरकार थी और जॉन मेजर की नेतृत्व में ही 1991 में उन्होंने नागरिक अधिकार पत्र को अपनाया। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार ने जॉन मेजर के नेतृत्व में 1991 में पहले नागरिक अधिकार पत्र को अपनाया और उस नागरिक अधिकार पत्र को नाम से चार्टर मार्क स्कीम के नाम से जाना जाता था। अब बात करते हैं भारत की। तो भारत में 1997 में पहली बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय के द्वारा नागरिक अधिकार पत्र व्यवस्था को लागू किया गया। तो याद रखना है, भारत में 1997। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में एक साल बाद यानी 1998 में पहली बार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, यहाँ पे विभाग है और यहाँ पे मंत्रालय है, तो खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के द्वारा नागरिक अधिकार पत्र की व्यवस्था लागू की गई। अब बात करें कि इसके उद्देश्य या इसके तत्व क्या है नागरिक अधिकार पत्र के। तो देखो, संगठन के उद्देश्य लिखे रहते हैं। एक जो दस्तावेज रहता है उस दस्तावेज में क्या क्या होता है, तो उस संगठन के उद्देश्य रहते हैं, कार्य एवं सेवाओं का उल्लेख, कार्यों का बंटवारा, कार्यों व सेवाओं की समयावधि और शिकायत निवारण तंत्र। इन सभी का मेंशन उस डॉक्यूमेंट में रहता है, उसी को नागरिक अधिकार पत्र कहा जाता है। बात करें इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, इस नागरिक अधिकार पत्र के नागरिकों के लिए क्या मायने हैं। तो देखो, लोक प्रशासन में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आती है, भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन में कमी आती है, इसके अलावा प्रशासनिक कार्य कुशलता में वृद्धि होती है, प्रभावी सेवा वितरण, जनता के विश्वास में वृद्धि। यदि नागरिक अधिकार पत्र रहता है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सरकार में जनता का विश्वास बढ़ता है। प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था, तो ये सब इस नागरिक अधिकार पत्र की क्या है, महत्वपूर्ण बिंदु है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम से रिलेटेड, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। अब जो नागरिक अधिकार पत्र है उसी को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने यानी राजस्थान सरकार ने कुछ अधिकार दिए जिनको हम विधिक अधिकार यानी लीगल राइट्स के नाम से जानते हैं।
इसमें हम 2 अधिकार पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो अधिकार है वो है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011। अब देखो ये क्या है। सबसे पहले तो आपको याद रखना कि राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 को अनुमति कब प्रदान की गई, तो 21 सितंबर 2011 को इसको अनुमति प्रदान की गई राज्यपाल के द्वारा। और लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 14 नवंबर 2011। और उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, श्री अशोक गहलोत जी। वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत जी, वही मुख्यमंत्री थे 2011 में जब राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया। इस अधिनियम में क्या क्या प्रावधान है तो उनकी बात करते हैं। तो मुख्य विशेषताएं या प्रावधान की बात करें तो नागरिक अधिकार पत्र का विस्तार है। मैंने जैसे बताया था कि जो नागरिक अधिकार पत्र है उसी का विस्तार करते हुए कुछ हमारे को लीगल राइट्स दिए गए। अब इस सेकेंड लाइन को आप याद नहीं रखें। लेटेस्ट अपडेट मैं बताता हूँ आपको कि राजस्थान सरकार ने एक पोर्टल शुरू किया है जिसका नाम है जन सूचना, हिंदी में लिख देता हूँ, जन सूचना पोर्टल। सबसे पहले तो ये याद रखें कि ये जो पोर्टल है ये कब शुरू किया गया, तो याद रखना है आपको 13 नवंबर 2019 को ये पोर्टल शुरू किया गया, जन सूचना पोर्टल। 13 नवंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल शुरू किया गया। इस पोर्टल में क्या है, जैसे देखो दोस्तों, जैसे हमें किसी सरकारी विभाग की जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम क्या करते हैं, हम RTI लगाते हैं और उस RTI के थ्रू हम क्या करते हैं, सूचना प्राप्त करते हैं। RTI लगाने के बाद में 30 दिन में हमारे पास सूचना आती है। लेकिन राजस्थान सरकार ने क्या कहा है कि हम जो RTI है उस RTI नियम को और अच्छा बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, खुद से ही एक पोर्टल बनाया है उन्होंने। और उस पोर्टल में लगभग 35 विभागों की 256 स्कीमों की 562 सेवाएं, 35 विभाग हैं, 256 योजनाएं हैं और 562 सेवाएं हैं, उनकी जानकारी जन सूचना पोर्टल पर दी गई है। यानी हम किसी भी वक्त उस जन सूचना पोर्टल से हम इन 35 विभागों की 256 जो स्कीम्स हैं उनकी 562 सेवाओं की जानकारी कभी भी प्राप्त कर सकते हैं जन सूचना पोर्टल से। और ये याद रखना कि जन सूचना पोर्टल लाने वाला राजस्थान भारत में पहला राज्य है। तो ये था हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखो, सरकारी कार्यालय द्वारा सेवाओं का उल्लेख नोटिस बोर्ड पर होना चाहिए। जो अधिनियम है 2011 वाला, उसके तहत जो सरकारी कार्यालय द्वारा जो भी सेवाएं दी जाएगी उसका उल्लेख नोटिस बोर्ड पे करना कंपलसरी है। आवेदक को आवेदन के पश्चात रसीद या पावती पत्र देना आवश्यक है। यदि आपने किसी स्कीम में आवेदन किया है तो उसकी रसीद आपको मिलेगी, यानी आपको रसीद देना कंपलसरी है उस विभाग के द्वारा। रसीद या पावती में समयावधि का उल्लेख करना अनिवार्य है कि वो सेवा आपको कब तक मिलेगी। समयावधि की गणना में राजकीय अवकाश को शामिल नहीं किया जाएगा। प्रथम अपील अधिकार 30 दिवस में होगा। यदि मान लीजिए आपने कोई शिकायत के लिए अपील की है तो आपकी जो प्रथम अपील है उसका जो टाइम है वो है 30 दिवस यानी 30 दिन, और आपका जो निस्तारण है वो 21 दिन में हो जाएगा। और यदि आप उस अपील से संतुष्ट नहीं हैं तो आप द्वितीय अपील कर सकते हैं जिसका निस्तारण 60 दिन में होगा। इसके बाद में बात करें, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत विभिन्न शक्तियां प्राप्त है। अब जुर्माने की बात कर लेते हैं कि यदि जो सेवाएं उस संगठन या जो सरकार है वो नहीं देती है तो उस पर क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है। तो सेवा में देरी पर 250 से 5000 250 रुपये प्रतिदिन व 5000 रुपये अधिकतम तक का जुर्माना हो सकता है। यानी यदि उसने एक दिन डिले किया, यानी कि जैसे 30 दिन का टाइम है तो 30 दिन से एक दिन का टाइम डिले किया तो 250 रुपये, 2 दिन का किया तो 250 और 250 500 रुपये, 3 दिन का किया तो 750 रुपये, ऐसे अधिकतम 5000 रुपये तक किया जा सकता है। सेवा प्रदान करने से इनकार करने पर 500 से 5000 रुपये का जुर्माना होगा, जिसमें 500 रुपये प्रतिदिन है और 5000 रुपये अधिकतम है। दोनों में अधिकतम 5000 ही है, लेकिन अगर मना करता है तो 500 रुपये प्रतिदिन और सेवा में यदि देरी होती है तो 250 रुपये प्रतिदिन होगा। सिविल न्यायालय की अधिकारिता को वर्जित किया गया है, यानी अगर सिविल न्यायालय से रिलेटेड कोई मामला होगा तो उसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अब बात कर लेते हैं कमियों की। तो देखो,
जागरूकता का अभाव है, यानी लोगों में जन सूचना पोर्टल को लेकर अभाव है। इसके अलावा एजुकेशन की प्रॉब्लम है कि इतनी एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, जटिल शब्दावली है तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये कुछ कमियां भी हैं उसमें। इसके अलावा देखो, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी के पद जो है रिक्त हैं। इसके अलावा जुर्माने का प्रावधान अत्यधिक साधारण, जैसे अधिकतम 5,000 रुपये ही हैं। प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी एक ही विभाग या पद सोपान से होना, यानी जो पहले अपील की और जो दूसरी अपील की, उन दोनों का जो लेवल है वो सेम है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। अपील निस्तारण में दिया गया 21 दिन का समय अधिक है, यानी कि इस समय सीमा को घटाया जाना चाहिए। अगला हमारा जो अधिनियम है वो है राजस्थान सुनवाई या राजस्थान जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012। देखो, 2011 वाला जो अधिनियम था वो कब लाया गया था? जब मुख्यमंत्री कौन थे? अशोक गहलोत जी। और जो 2012 वाला जो अधिनियम है वह भी कब लाया गया है? कब लाया गया था? जब अशोक गहलोत जी क्या थे? मुख्यमंत्री। और अनुमति कब प्रदान की गई? तो 21 मई 2012 को राज्यपाल द्वारा अनुमति प्रदान की गई। और लागू कब किया गया? 1 अगस्त 2012 को। इस अधिनियम की क्या विशेषताएं हैं? तो देखो, नागरिक अधिकार पत्र का ही विस्तार है, जैसे मैंने आपको बताया। लोक सुनवाई अधिकारी का प्रावधान है। कानून के प्रचार प्रसार हेतु हेल्प डेस्क एवं सुविधा केंद्रों की स्थापना की गई। अपीलकर्ता द्वारा 15 दिन में लोक सुनवाई अधिकारी को अपील करने का अधिकार है। अपील सादा या साधारण कागज पर भी की जा सकती है। इसके अलावा लोक सुनवाई अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में प्रथम अपील, जिसका निस्तारण 21 दिन में होना चाहिए। प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन में द्वितीय अपील की जा सकती है। प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी को CPC 1908 यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर 1908 के तहत विभिन्न शक्तियां प्राप्त हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, सिविल न्यायालय के अधिकारिता को इसमें भी वर्जित किया गया है। और अगर जुर्माने की बात करें तो जुर्माने के प्रावधान 500 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना है। विभिन्न समितियां उपखंड व जिला स्तर पर, जैसे कि जागरूकता का अभाव, जटिल शब्दावली, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी के रिक्त पद, जुर्माने के प्रावधान अत्यधिक साधारण, प्रथम व द्वितीय अपील अधिकारी एक विभाग के पद सोपान, वही जो पिछले अधिनियम में थी वही कमियां इसमें हैं। और द्वितीय अपील अधिकारी शिकायत का निस्तारण कितने दिन में करेगा, एक्ट में इसका कोई उल्लेख नहीं है। तो हमारे को अधिकार तो दिया गया है, लेकिन अभी भी इन अधिनियमों में कुछ कमियां हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कि स्टडी यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन हिट कर लेना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।